अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में ना कुछ चीज़ें दिखने में तो बड़ी सीधी सादी होती हैं, लेकिन उनका काम बहुत कमाल का होता है। आज हम ऐसे ही एक पुर्जे यानी ऑटो ट्रांसफार्मर की गहराई में उतरेंगे। इसका डिज़ाइन इसे बहुत मौसर बनाता है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। चलें मिलकर देखते हैं कि वो क्या है। तो आज के इस सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी बुनियादी पहचान यानी एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि ये बनता कैसे है और काम किस उसूल पर करता है। इसके बाद इसके फ़ायदों और नुकसानात का मवाजना करेंगे। ये जानेंगे कि ये असल ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। और आखिर में वो सबसे अहम बात जो इस पूरे मौजू का निचोड़ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ है जो ऑटो ट्रांसफार्मर को दूसरे तमाम ट्रांसफार्मर से बिल्कुल अलग करती है? वो है इसकी वाइंडिंग। आम ट्रांसफार्मर्स के मुकाबले में इसका डिज़ाइन बुनियादी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, तो सीधे लफ्ज़ों में ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। जी हाँ, सिर्फ एक। यही एक वाइंडिंग प्राइमरी का काम भी करती है और सेकेंडरी का भी। मतलब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही तार का कुछ हिस्सा दोनों में मुश्तरिक है। इसको ठीक से समझने के लिए ना पहले जरा एक आम ट्रांसफार्मर को जहन में लाते हैं। उसमें क्या होता है, दो अलग अलग वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और ये दोनों बिजली के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। इनके बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। और अब आते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की तरफ। पिछली स्लाइड वाली दो अलग वाइंडिंग्स को भूल जाएं। यहाँ इन दोनों को मिलाकर एक ही बना दिया गया है। ये एक लंबी मुसलसल वाइंडिंग है जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिलकर इस्तेमाल करते हैं। और यही वो पॉइंट है जो सब कुछ बदल देता है। इस डिजाइन में कोई इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन यानी बर की रुकावट नहीं होती। चलें अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये बनता कैसे है और इसके काम करने के पीछे साइंस क्या है। आप हैरान होंगे कि इसकी साख्त कितनी सादा है। इसके सिर्फ 3 बुनियादी हिस्से हैं। एक लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर जिसके ऊपर तांबे की एक ही वाइंडिंग लिपेटी हुई है, और फिर इस वाइंडिंग पर मुख्तलिफ जगहों से कनेक्शन निकाले जाते हैं जिन्हें टैपिंग पॉइंट्स कहते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे एक सीढ़ी है और उस पर अलग अलग डंडे हैं। हर डंडे से आपको एक मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल मिल जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बिल्कुल उसी उसूल पर जिस पर आम ट्रांसफार्मर चलते हैं, जिसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। होता यह है कि जब वाइंडिंग के एक हिस्से को बिजली दी जाती है तो वो एक नज़र ना आने वाली मकनातीसी फील्ड यानी फ्लक्स बनाती है। ये फील्ड पूरी वाइंडिंग में सफ़र करता है और इसके दूसरे हिस्से में एक नई वोल्टेज पैदा कर देता है। और ये बात इतनी अहम है कि इसे बार बार दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि इसके सारे फ़ायदे और सारे नुकसानात इसी एक नुक्ते से जुड़े हैं। क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही तार का हिस्सा हैं, इसलिए इनके बीच कोई बर की रुकावट या आइसोलेशन नहीं होती। कमाल की बात यह है कि यही एक डिवाइस वोल्टेज को बढ़ा भी सकती है और कम भी। ये सब इन टैपिंग पॉइंट्स का खेल है जिनका हमने जिक्र किया था। अगर इनपुट पूरी वाइंडिंग को दिया जाए और आउटपुट किसी दरमियानी पॉइंट से लिया जाए तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ये हो गया स्टेप डाउन। और अगर इनपुट एक छोटे हिस्से को दें और आउटपुट पूरी वाइंडिंग से लें तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये बन गया स्टेप अप। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी फायदे और नुकसानात। हर इंजीनियरिंग डिज़ाइन की तरह यहाँ भी कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। ज़रा इस टेबल पर नज़र डालें, फ़ायदों की तरफ देखें। कम तांबा मतलब साइज़ में छोटा, कीमत में सस्ता और कारकर्दगी भी ज़्यादा, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अब ज़रा दूसरी तरफ देखें। सबसे बड़ा ख़तरा बर की आइसोलेशन का ना होना। इसका मतलब है कि अगर कोई ख़राबी हो जाए तो इनपुट का पूरा हाई वोल्टेज सीधा आउटपुट पर आ सकता है, जो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अक्सर लोग इसे पोटेंशियल डिवाइडर समझने की गलती करते हैं, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पोटेंशियल डिवाइडर बिजली को गर्मी की शक्ल में ज़ाया कर देता है, बिल्कुल जैसे एक सुराख वाली बाल्टी पानी ज़ाया करती है। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करके पावर को बहुत होशियारी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, जिससे तवानाई का ज़िया बहुत कम होता है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा मौसर है। तो इतने फ़ायदों और कुछ बड़े ख़तरों के साथ ये कमाल की चीज़ आखिर इस्तेमाल कहाँ होती है? इसका इस्तेमाल कुछ ख़ास जगहों पर बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल तो वहाँ है जहाँ वोल्टेज को बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो, मतलब इनपुट और आउटपुट में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। ये लाइटिंग सिस्टम्स में, घरों में लगे पंखे या लाइट के डिमर्स में, और यहाँ तक कि ट्रेनों के इंजनों में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? वो कौन सी एक बात है जो सबको याद रखनी चाहिए?
वो एक बुनियादी समझौते के गिर्द घूमती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भाई अगर ये इतना ही ज़बरदस्त है, इतना मौसर, इतना सस्ता, तो हम इसे हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? जवाब इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी में छुपा है, बरक़ी आइसोलेशन की कमी यानी हिफाजत का पहलू। ये कारकर्दगी और हिफाजत के दरमियान तवाज़न की एक बेहतरीन मिसाल है, और ये हमें इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबक याद दिलाता है। हर फ़ायदे की एक कीमत होती है और हर डिज़ाइन एक समझौता होता है।